बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और हम मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में। और इस समय हमारे साथ मौजूद है ख़ास शख्सियत और वे हैं जावद के विधायक श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़े ही एहतराम से लिया जाता है। वे मालवा के तेज तर्राट विधायक माने जाते हैं और इस समय जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का गठन हो चुका है, उनका नाम सुर्खियों में है क्योंकि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार नज़दीक में होने वाला है। वे इस समय हमारे साथ मौजूद है। वे आज नीमच में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में शामिल होने आए थे। ओम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे ख़ास बात यह है ओम जी कि इस समय आज लॉकडाउन का 38वां दिन है और कंप्लीट व्यापार कारोबार बंद है। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में आप पहुंचे थे, क्या बात निकलकर सामने आई, किस तरह के फैसले लिए गए? सबसे पहले तो जितने भी लोग थे सबने एक दूसरे का अभिनंदन किया, धन्यवाद किया कि पूरा नीमच के चारों दिशाओं में कोरोना फैला हुआ है लेकिन नीमच कोरोना मुक्त है। इसे मुक्त रखने के लिए आगे के प्रयास पे चिंतन किया गया। 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें आई कि जीवन है तो सब कुछ आगे चलेगा। कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण जो मैंने अपनी बात को रखते समय शुरू से कही कि कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव शहरी क्षेत्र में, डेंस पॉपुलेटेड एरिया, जो पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहीं फैल रहा है। चाहे वो बॉम्बे का उदाहरण लें, चाहे दिल्ली का लें, चाहे इंदौर का लें, चाहे भोपाल का लें। अभी तक पूरे भारत में कहीं पे भी किसी ग्रामीण सेक्टर से बड़ा घटनाक्रम नहीं आया। खेती किसानी के काम में कहीं कोई रुकावट नहीं है। अंदर के गांव के कामों को हमने कहा पूरी स्टाइल से आप धीरे धीरे सब चलाएं। अगर हमें बचाना है तो गांव के आदमियों का शहर की तरफ रोज आना रोकना है। करेक्ट। खान पान में जो परिवर्तन आया उसके कारण 60% अस्पतालों के सामान्य पेशेंटों की कमी आ गई। करेक्ट। जो रोज आते थे, और मुझे तो मेरा सर्वे एग्जैक्ट नहीं है बट 90% एक्यूरेसी पे बोल रहा हूँ कि इवन डायबिटिक के पेशेंट में भी 25% उनका शुगर कंट्रोल में अपने आप आ गई। वो इसलिए आ गई कि स्ट्रेस खत्म हो गया। शहर में थोड़ा है, अभी ग्रामीण में बिल्कुल सामान्य वातावरण चल रहा है और जनता ने खुद डिसिप्लिन पालन किया। आज की बात में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें आई। एक विषय रखा सांसद जी ने, हमारे सुधीर गुप्ता जी ने, कि कहीं ना कहीं एक लाइन के कारण कि हर व्यापारी वर्ग को भी अपना डिसिप्लिन और अपने कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। केवल सरकार के नियम से कोरोना मुक्त जल्दी पूरी दुनिया नहीं हो सकती है। करेक्ट। हमारा भी यही कहना है कि जब तक शहरों में सोच में जनता की तरफ से और दुकानदारों की तरफ से ये भाव नहीं आएगा, तब तक हम इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाएंगे कि कोरोना हमारे यहाँ प्रवेश ना करे। तो इसमें किस तरह का फैसला लिया गया होंगे आज? फैसला यही लिया कि अगले 2 दिन में अलग अलग वर्ग को बुला के बैठ के बात करें। एक सुझाव आया था, एक केमिस्ट की दुकान ने वाइट प्लास्टिक के शीट से डिवीजन कर दिया, छोटा सा खिड़की जैसा पॉकेट बना दिया। दवाई लेन देन तो उनका इंट्रैक्शन कम हुआ। सेल्फ डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, कहना और बनाने के साथ वो आदत में आना चाहिए। आपने भी टीवी पे देखा होगा, एक किसी गांव में किसी पंसारी की दुकान ने एक पाइप लगा दिया अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब इस टाइप के नए, क्योंकि अब हमें कोरोना के इस भय के साथ अगले कम से कम 2 साल जीना है, कम से कम, जब तक ये पूरी आदत। तो फिलहाल ओम जी 3 मई तक जिले में यथास्थिति रहेगी। 2 बजे तक दुकानें खोलने का
बोल दिया 11 बजे से धीरे धीरे बढ़ाएंगे, भीड़ एक जगह ना आए इसलिए जैसा हमने बोला ग्रामीण सेक्टर, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खोलेंगे, कोई बड़ी दुकान जहाँ एक साथ बाजार में जहाँ 25-50 लोग एक साथ आए वो हमने अभी चालू ना करने का आग्रह किया। वो अगली बैठक के बाद तय करेंगे, जब तक 4 तारीख तक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन आएगी। लेकिन हमने 3-4 और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक हमने आज निर्णय लिया कि जितने भी तालाब हैं, पहले आज के 2 साल पहले तक भी मिट्टी निकाल कर किसान ले जाता था, फ्री में हमारा तालाब का गहरीकरण होता था। गांव में जमीन जो बर्बाद जमीन है उसको खेती लायक मिट्टी डाल के बनाता था, वो हमने आज निर्णय ले लिया। हमने मनरेगा के सब काम तेजी से शुरू करने के निर्णय लिए ताकि ग्रामीण में रोजगार की। तो बड़ी बात बोली आपने कि मनरेगा के काम शुरू करने का फैसला लिया है, तो क्या माना जाए ओम जी कि कितने मजदूरों को रोजगार मिल सकता है? मेरा ये सोच है 100% गाँव में जो भी रोजगार करना चाहे उसे रोजगार देना चाहिए, क्योंकि अगर शहरों को बचना है तो उन्हें अपना फोकस गांव में देना पड़ेगा। और 50% पॉपुलेशन जो गांव में आई है शहरों से, कल बात हो रही थी मेरी, मैंने आज मेंशन भी किया योजना समिति की, कि बॉम्बे ने डिसीजन लिया कि 50% खाली कर दो। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान के सब आदमी, 50% जनसंख्या कम हो गई अगर बॉम्बे की सिटी लाइफ में, तो बॉम्बे का कोरोना भी कंट्रोल में आएगा। तो एक बड़ी बात है कि मनरेगा के ज़रिए आप गांव के लोगों को गांव में रोकेंगे और वहाँ मजदूरी देंगे। एक दूसरी बड़ी बात है ओम जी कि जो छोटे कारोबारी है, पंचर बनाने वाले, 2 व्हीलर रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन या सेव बनाने वाले लोग हैं, इनके लिए क्या फैसला आज क्राइसिस मैनेजमेंट में लिया गया? छोटी जो ये मैकेनिक की दुकानें हैं गांव वाली सब चालू करके 2 बजे तक चलाने का निर्णय लिया। सेव बनाने वाले, क्योंकि मालवा के खाने में रोटी गायब हो जाए लेकिन नमकीन उनको जरूरी चाहिए, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि जितने भी सेव बनाने वाले वो सेव बनाएं, पैक करें, पैक फॉर्म में बाजार में किसी के भी होम डिलीवरी करें, उस पर उसकी पैकिंग की तारीख और उसका ब्रांड नेम या उसका नाम कुछ जरूर लिखा रहे और वो करें। हम ये नहीं चाहते कि हमारा व्यापार दूसरी जगह जाए, हम ये भी चाहते हैं कि ये केवल ये नहीं है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। एवरी चैलेंज ऑलवेज हैव 10 times more hidden opportunities. So we should expose our opportunities, we should work it out on them and create the new opportunities. तो बड़ी बात बोली ओम जी आपने। और एक ख़ास बात और ये है कि ये जो छोटे कारोबार की हम बात कर रहे हैं, जो सैलून व्यवसायी है, इनकी बार बार मांग आती रही है कि 38 दिन से कंप्लीट बंद है। वास्तव में बहुत तकलीफ में है ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड छोटे छोटे व्यापारी है, उनकी वास्तव में पीड़ा जायज़ है। ये चैलेंज है और इसे चैलेंज को, ये चैलेंज में से ही अपने को नए तरीके, नया व्यवसाय का तरीका, नए स्वरूप आएंगे। तकलीफ है, जायज़ है, लेकिन देश और अपने परिवार के हित में इसको थोड़ा सख्ती से कुछ दिन और पालन करना पड़ेगा। ओम जी, आप एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। एक चीज़ जो आम जनता की एक बड़ी समस्या को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो पासेस है उसको लेके बड़ी तकलीफ़ लोगों को आ रही है। ई पास का जो सिस्टम डेवलप हुआ है तो लोग ऑनलाइन अपना रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन उनको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन उनका कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने भी आई है ई पासेस को लेके, क्योंकि काफ़ी लोग इलाज कराने को लेके या कोई परिवार के लोग बाहर हैं उनको लाने के लिए ये सब चल रहा है। तो इस मुद्दे पे भी कोई बात हुई आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से? नीतिगत बातें कुछ हुई है। पहली बात, रेड जोन के व्यक्तियों को अभी हम बुलाना नहीं चाहते। कितना ही करे, आज भारत में टेस्टिंग का इतना बड़ा नेटवर्किंग नहीं हुई कि 12 दिन के पहले स्टेज पे उसकी टेस्टिंग 100% हम करवा सकें। ये एक रिस्क जोन में आता है, तो हमने रेड जोन को माइनस करते हुए बाकी जोन से आने के लिए तुरंत ई पास
48 घंटे में देने का निर्णय करा कि मैक्सिमम सीमा 48 घंटे। मेरे पास भी कई, अगर 48 घंटे में ओम जी नहीं आता है तो वो किसको फरियाद करे, किसको कहने जाए? क्योंकि लोगों की एक और शिकायत है कि अधिकारी मिलते नहीं है। हर एक के क्षेत्र में कोई ना कोई जनप्रतिनिधि है, हर एक की रीच किसी न किसी लोकल वहाँ जो भी लीडरशिप करता है, नेता है, चाहे वो पार्षद हो, क्योंकि हमारा पहला नेता पार्षद होता है, हमारा पहला नेता सरपंच होता है, उनको कहे, किसी को भी कहे। मेरे पास दिन में कम से कम 50 फ़ोन आते हैं। मैंने अभी नया सिस्टम बनाया कि सब फ़ोन को मैं SMS में उनसे रिक्वेस्ट की कॉपी ले रहा हूँ, एज इट इज़ वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ कलेक्टर के ऑफिस मोबाइल पे। उनको शाम को उसका मुझे उत्तर देना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करानी पड़ेगी। बड़ी बात कही है विधायक जी ने, और वो खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि काफ़ी लोग उनसे भी बात करते हैं और उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया है। वो बड़ी एप्रिशिएशन की बात है कि वो अपना पूरा जो डाटा है, जिसको पासेस चाहिए, वो अपने मोबाइल पे रिक्वेस्ट मंगाते हैं और एज इट इज़ रिक्वेस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज देते हैं और उनसे पता करते हैं कि उन्होंने कितनी कंप्लाइंस की और ये पासेस जारी हुए कि नहीं। ये बड़ी बात कही है और निश्चित तौर पे सभी लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो एक सुखद परिणाम आ सकता है। दूसरी ख़ास बात है ओम जी कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ, जब इसकी जैसे ही शुरुआत हुई, तो इसमें सबसे अहम चीज़ होती है, जहाँ भी कोरोना आता है वेंटिलेटर की याद आती है, क्योंकि वो एक जीवन रक्षक है। वो नीमच ज़िले में अल्टीमेटली और नीमच ज़िले में एक भी वेंटिलेटर नहीं था जिस दिन हमने कोरोना के ख़िलाफ़ जंग की शुरुआत की। आपने एक वेंटिलेटर नीमच में लगवाया, चालू करवा दिया। कैसे ख्याल आया आपका? सबसे पहले आप पहले व्यक्ति है इस ज़िले में जिसको वेंटिलेटर का ख्याल सबसे पहले आया। कैसे अरेंज किया आपने? देखिए, बहुत साधारण सी बात है। 25 तारीख को लॉकडाउन मध्य प्रदेश में लगा, शाम को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया। 26 को यहाँ आते ही 28 तारीख तक हमारे ये समझ में आ गया कि उस समय तक कोई भी दवाई इस पर कारगर नहीं है। नॉर्मल ट्रीटमेंट करके आदमी को स्वस्थ रखना। 3% के करीब कैजुअलिटी का रेशो आ रहा था पूरे इंडिया का। हमने सीधा बोला हमें आखिरी के 3% में कुछ सुधार कर सकते हैं, तो उसका इलाज केवल वेंटिलेटर पे वो 4 दिन और जी लिया तो उसका सेल्फ सिस्टम उसको करेक्शन कर देगा। करेक्ट। हमने अपने मित्रों से, मेरे बहुत पूरे इंडिया में कई डॉक्टर पर्सनल मित्र भी हैं, कई रिश्तेदार भी अलग अलग फील्ड के डॉक्टर हैं, हमने सबको फ़ोन लगा के पूछा, क्योंकि नया वेंटिलेटर मिल पाना आज की तारीख में मुश्किल काम। सरकार ने 5,000 मांगे और हर राज्य 5-5, 7-7 हज़ार मांग रहा है। अभी तक पूरे भारत में मेरे को बताया गया था 40 या 50 हज़ार कुल वेंटिलेटर है पूरे इंडिया में, सब बड़े प्राइवेट सरकारी सब अस्पतालों को मिला के। तो फिर मेरे किसी एक डॉक्टर मित्र ने सजेस्ट किया कि कुछ मेडिकल कॉलेज जिनकी अप्रूवल नहीं हुई, उन मेडिकल कॉलेज में जो इक्विपमेंट पड़ा है और चूंकि उनकी अप्रूवल नहीं हुई तो वो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है, तो मैंने उनसे बात करी तो मुझे 1/4 कॉस्ट पे विद 2 ईयर वारंटी 2 वेंटिलेटर मिल गए। तो ये तलाश कितने घंटे में ओम जी आपने पूरी कर ली? वेंटिलेटर 20 घंटे लगे। बड़ी बात है, वेंटिलेटर रेयर है इस समय। हर फील्ड के एक्सपर्ट अवेलेबल है। यू शुड नो वेयर एंड who is the right person. करेक्ट। तो we reached there, फिर उनसे हमने 2 साल की वारंटी ली और फिर हमने 24 घंटे हमें कुल लगे। जैन समाज को आग्रह किया, चूँकि सेकंड हैंड रिकंडीशन चीज़ ले रहे हैं तो विधायक निधि या सरकारी फंड से लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसका प्रोसीजर लंबा है। तो मैंने उसको तुरंत समाज से कहा, समाज ने 2 लाख रुपए हमें रेड क्रॉस से भी मिला उसमें, और 2 वेंटिलेटर मंगाए। एक वेंटिलेटर हमने एम्बुलेंस में फिट करा दिया, क्योंकि कहीं पे भी जाओ, अगर कोई सीरियस पेशेंट था उस दिन जब हम कोरोना का इलाज यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो उसे इंदौर या उज्जैन किसको भेजना पड़ेगा? सीरियस पेशेंट को। सीरियस पेशेंट को भेजना है तो वेंटिलेटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन द एम्बुलेंस।
तो हमने एक एम्बुलेंस में फिट करवाया, एक जिला अस्पताल में कराया। जैसे ही हम जिले में दूसरे आ जाएंगे, वापस जावद के जिन महान हस्तियों ने, बोलूँगा क्योंकि ऐसे समय जो आगे आके सहयोग करे, बड़ी बात है, महान हस्तियों के क्षेत्र में लग जाएगा। क्योंकि एक और बड़ी विचित्र समस्या, रूटीन में भी 30% पेशेंट जब मध्यम एवं उच्च वर्ग के आते हैं तो लास्ट में वेंटिलेटर पे 5-7 दिन का जो उनका बिलिंग होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। करेक्ट का खतरनाक होता है। बड़ी बात कही आपने। वो भी हमारा हमेशा के लिए बचे, क्योंकि पिछले कई महीनों से इस पे बड़ी मंथन। तो ये जो 2 वेंटिलेटर है इसमें आने वाले समय में एक जावद में शिफ्ट होगा? नहीं, दोनों ही जावद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ गए। नहीं, करेक्ट सरकार भी जागरूक हो गई, ये भी हो गई। ये तो इमरजेंसी की व्यवस्था कर ली गई को देना जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा डॉक्टर बैठे हुए हैं, ज़्यादा अन्य सुविधाएं भी है। यहाँ तो ऑक्सीजन की लाइन भी उसी दिन वेंटिलेटर आने के बाद डली, उसी के साथ लेके आए। लेकिन ये जो इस बात की तारीफ करूँगा कि मध्य प्रदेश के टॉप 10 जिलों में मेडिकल सुविधाओं को फास्ट रिकवर करने में नीमच जिलाया है। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो बड़ी बात है, एक तो कोरोना से हम लोग बचे हुए हैं, दूसरी बात विधायक जी ने एक बड़ी कही है कि जो मध्य प्रदेश में हेल्थ को लेके जहां अच्छा काम हुआ है उसके 10 जिलों में नीमच का नाम है। एक ये बड़ी खबर है, नीमच के लिए सुखद खबर है। नहीं, एक और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम 10 तारीख तक कोरोना मरीज को नीमच में ही उसका पूरा ट्रीटमेंट करने की स्थिति में आ जाएंगे। हमको इंदौर या उज्जैन भेजने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो ये अरेंजमेंट चल रहे हैं ओम जी? बिल्कुल, सब तैयारी है। 10 मई तक हमें प्रशासन ने कमिटी तो 7 का किया, मैं 10 आपको बोल रहा हूँ जानकारी की। तो बड़ी ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जैसा विधायक जी कह रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों के अंदर हम कोरोना का कंप्लीट ट्रीटमेंट नीमच में कर पाएंगे। ये नीमच अंचल के लिए बड़ी खबर है और एक सुखद खबर है। दूसरी ख़ास बात है ओम जी कि बात कोरोना की चल रही है, बात इलाज की चल रही है। हम लोगों को पता चला है कि जावद में हेल्थ को लेके कुछ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट आप करने जा रहे हैं कि छोटी सी छोटी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे उसका ECG भी होगा, लीवर टेस्टिंग भी होगा, हार्ट चेकअप भी होगा और उसकी पूरी रिपोर्ट्स जो है वो उसके मोबाइल पे जाएगी। तो ये क्या आइडिया है और कैसे आप इस पूरे काम को कर रहे हैं? पिछले 2018 के चुनाव के पहले मैंने ट्रायल पे एक मशीन मंगाई थी। उस मशीन में, क्योंकि सबसे पहली बात होती है जब भी कोई पेशेंट कहीं जाता है तो पुराना रिकॉर्ड मांगा जाता है, बड़ा बस्ता होता है लेके घूमना। फिर अभी जितनी ट्रेवलिंग हो गई, उस ट्रेवलिंग में कोई भी आदमी अपनी ECG की रिपोर्ट लेके कभी भी साथ नहीं चलता है। और जब भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो पुराने ECG से कंपैरिजन करा जाता है। मेरे दिमाग में आया तो मैंने दिल्ली में किसी एक कंपनी से बात करी, फिर उसने विदेश में बात करी और फिर उसने एक ऐसा सेटअप मशीन बना के दी कि मैं ECG आपका करूँगा, सामान्य व्यक्ति करेगा और उसकी रिपोर्ट आपके मोबाइल पे रहेगी। क्योंकि आज एक नया मेडिकल लाइन में, फील्ड में एक डायरेक्शन आ गई। वो डायरेक्शन ये आ गई कि अब डॉक्टर नब्ज और पेशेंट को देख के कम ट्रीटमेंट करता है, उसके टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर उसकी एडवाइजेज आती है। तो जब हमने ये देखा तो पहले ECG, ब्लड की सब टेस्ट जिसमें उसके हार्ट, लीवर, क्योंकि सबसे शुरुआत ज़्यादातर लीवर, फैटी लीवर से शुरू होती है। तो ये मशीन सभी तरह की जांच कर रही है? ये सब जांचें इसमें होती है। तो ये कितनी मशीनें ओम जी? अभी हमने जावद में 3 मशीनें लगाई हुई है। अभी रतलाम तक के कई पेशेंट आके यहाँ पे कराते हैं। कुल कितनी मशीनें लगाने जा रहे हैं आप? हम 13 मशीनें लगा रहे हैं। 13 सेट हमारे सभी मेडिकल सेंटर पे 13 जगह हम ये लगा रहे हैं। 3 जगह हम थोड़ी सी सुपर, जिसमें थायराइड का टेस्ट भी हम यहाँ करेंगे। तो हम उसकी जितने भी हमने डिजिटल एक्सरे 3 मंगाई। अब विषय आता है कि तुरंत एक्सीडेंट के समय, मैं आज बोलूँ कोरोना के लिए अगर ये मेरी एक्सरसाइज 3 महीने पहले होती तो लंग्स कंजेशन सबसे पहला इशू आता है टेम्परेचर के साथ साथ। अगर मेरे पास आज डिजिटल एक्सरे होती तो मैं उसके लंग्स तुरंत चेक करके कहीं पे भी उसकी डिजिटली
एक्सरे ट्रांसफर कर देता हूँ और रिपोर्ट्स भी ले जा सकती हैं। वो लेके नहीं घूमना पड़ेगा, उसकी मोबाइल में वो थोड़ा सा बड़ा करके दे। ये जो कंसेप्ट आप लाए ओम जी, और इसके लिए हमने 13 नर्सेस अपने निजी तौर पे लगा रहे हैं, 13 ही सेंटर पे, 13 हम लैब टेक्नीशियन लगा रहे हैं, 2 हम PRO लगा रहे हैं जो बीमार निकलेंगे, जिनको आयुष्मान में एडवाइस लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की राय है कि आयुष्मान में फ्री ट्रीटमेंट आखिरी तक पहुँचे, तो एक PRO हम अहमदाबाद में बिठा रहे हैं, एक PRO हम उदयपुर में बिठाएंगे। यहाँ का पेशेंट जो भी जाएगा उसको वहाँ प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस देके, जो फ्री में ट्रीटमेंट लेना चाहता है उसे आयुष्मान के माध्यम से फ्री ट्रीटमेंट करा के उसको लाना। और ये मशीन बेसिकली प्रिवेंटिव है। इसकी शुरुआत एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आया था जिसके कारण किया, नीमच जिले के हाईएस्ट हार्ट अटैक बिलो 40 ईयर के एक अहीरो के गांव में होते थे। मैंने उसका स्टडी रिपोर्ट करवाया तो पता ये चला कि जो दूध निकालते थे ग्वाला ही लोग, वो यूजुअली गाय बहुत साफ स्थान पे नहीं होते और वहाँ काफ़ी वायरस और मच्छर उनके थन पे बैठे रहते हैं। उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर जो क्लीनिंग है वो करी नहीं जाती है, और वो वायरस उनके दूध के साथ आता है, और वो कच्चे दूध में जब वो थोड़ा सा गटक लेता है तो वो वायरस उसके शरीर में जाता है। जिले का हाईएस्ट हार्ट अटैक बिलो 40 ईयर का उस गांव का है, मोरवन के पास। तो उसको चेक करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। तो आपको कोई भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, एनालिटिक ओपिनियन बनानी पड़ती है, और उससे ये इस मामले में आपकी शोहरत है, आप किसी भी चीज़ की डेप्थ तक जाते हैं, और हेल्थ को लेके जो ये इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेके आए हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब पूरा इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि नीमच के पेशेंट जो है वो जावत की तरफ रुख कर सकते हैं। तो सबकी सेवा के लिए है, नीमच क्योंकि ये तक के आते हैं, बड़ी बात है। और ये कंसेप्ट अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर पूरी स्टेट में अगर ये कंसेप्ट लागू करती है तो आज छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में ECG, लीवर टेस्ट, थायराइड की जांच होना एक बड़ी बात है, जिसके लिए लोग बड़े अस्पतालों के धक्के खाते हैं। ओम जी, इस पे आपका हेल्थ पे काफ़ी फोकस है। इसके साथ साथ हम लोग भी मीडिया के नाते हम लोग नज़र रखते हैं और ये देखते हैं कि एजुकेशन की साइड भी आपकी रुचि है। उसको लेके आपने स्कूल्स को डिजिटल करने का जो प्रोग्राम है वो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले जावद में लागू किया था। तो इस समय एजुकेशन को लेके क्या कर रहे हैं आप? जावद के 36 सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी को हमने डिजिटल किया। उसका रिजल्ट 1.5 साल बाद हमारा जो रिजल्ट आया उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। अभी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट और दिया एक कंपनी को, 11th एंड 12th के बच्चों को, साइंस एंड मैथ्स के बच्चों को हम एक टेबलेट विद कीपैड दे रहे हैं। उसे एक बेंगलुरु की कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें हम 1/3 कास्ट, उसकी हार्डवेयर कास्ट हम उसे एडवांस में दे रहे हैं, जो ये टेबलेट और ये दे रहे हैं, और उसके बाद 2/3 ऑन द सक्सेस फी देंगे। हमारा सक्सेस फी का जो रेशो हमने तय किया, हमें 15% बच्चे IIT, रीजनल इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन की गारंटी। अब आप तुलना करिए, ग्रामीण सेक्टर जहां बच्चा अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाता है, और वो भी केवल सरकारी स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल का एक भी बच्चा मैं नहीं इसमें ले रहा हूँ। सरकारी स्कूल के 700 बच्चों का बैच हमने लिया, 2 साल का 11th एंड 12th का 350 अप्रॉक्सीमेटली है। अब उनके अभी ऑनलाइन टेलीफोन पे उनके वीकली टेस्ट, और वीकली टेस्ट में हम ऑनलाइन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन का उत्तर देने में उस बच्चे को कितना सेकंड लग रहा है, कितना एक्यूरेट दे रहा है, कितनी उसकी इंटेलिजेंस लेवल है उस क्वेश्चन को समझने की। और उस समझाइश को अगर उसकी ज़रूरत होगी तो एक स्टेप बैकवर्ड जाके उसकी फाउंडेशन नीचे से सुधारेंगे, तब वो हमारे बच्चे जो ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन इस फास्ट एग्ज़ाम में कई बार पिछड़ जाते हैं, तो उनके साथ
जो प्रकृति में उनको ग्रामीण में दिया, उसके कारण शहर के साथ वो बराबरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने ये सब सिस्टम लागू किया और इस कमिटमेंट के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमें 30 बच्चे आइदर मेडिकल और IIT और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने का कमिटमेंट दिया। जावस क्षेत्र के 700 बच्चों को टैब दिए जाएंगे, उनकी ऑनलाइन एग्जाम और ट्रेनिंग होगी उनके और नाम, उसमें भी ये गारंटीड रहेगा कि इनका सिलेक्शन मेडिकल और IIT जैसे संस्थानों में होना चाहिए। 15% ये याद तो ये बड़ी बात है। तो ओम जी, ये जो बातें थी जो हेल्थ, एजुकेशन, कोरोना और लॉकडाउन से रिलेटेड, इस समय एक सबसे ख़ास बात यह है कि जहाँ भी जाते हैं आपका नाम सुर्खियों में है, सबकी नज़र आप पे रहती है, और वो है शिवराज जी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेके। हर कोई जानना चाहता है, हर किसी को ये है कि इस क्षेत्र से भी और आप जैसा कद्दावर नेता जो है वो मंत्रिमंडल में जगह पाए। तो हम क्या माने इस समय जो इस क्षेत्र के हज़ारों लोग, लाखों लोग ये जानने के इच्छुक रहते हैं, क्या संभावना इस क्षेत्र के लिए बन रही है? मैं बहुत स्पष्ट इस मामले में राय रखता हूँ। कैबिनेट का सिलेक्शन चीफ मिनिस्टर का प्रोवोगेटिव, उसका अधिकार क्षेत्र का मामला है। वो जिसको जिस काम के लिए उपयुक्त समझते उसको वो काम देते हैं। हर आदमी में अलग अलग क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी का कैसे बेटर उपयोग किया जाए ये हर नेता की एक्चुअल पहचान है। तो चीफ मिनिस्टर हमारे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो लगातार चौथी बार चीफ मिनिस्टर बना और उसको एक एक की कैपेसिटी का अंदाज़ा है। और चूँकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का है तो उन्हें पता है कि हमारा कहाँ बेहतर उपयोग होगा, वो जैसा निर्णय लेंगे वो सबसे उत्तम निर्णय होगा। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे जावत के विधायक ओम जी सकलेचा, जिन्होंने कोरोना संकट, हेल्थ, एजुकेशन पर हमारे सवालों के जमकर जवाब दिए। लेकिन जैसा आपने देखा, जब पॉलिटिक्स की बात आई, जब कैबिनेट विस्तार की बात आई, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सर्वाधिकार है कि वो किसका उपयोग कहाँ करना चाहते हैं। हमारी उनको अग्रिम शुभकामना है। इस क्षेत्र के विकास के लिए अगर सरकार में उनको जगह मिलती है तो यहाँ निश्चित तौर पे इस अंचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया और नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।